जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पास है स्वाति रिफ्रेशर और इसमें जो हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है बीकॉम पार्ट थर्ड का एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ बीकॉम एनुअल मेन एग्जामिनेशन 2021 कॉमर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोड इसका दिया हुआ है। हालांकि एनईपी अब स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट तो ये रहेंगे, लेकिन इनके हो सकता है कोड बदलने शुरू हो जाएं। लेकिन जो 2022 के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बारे में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि आपको पता भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें जो कवर किया जाता है वो जो चैप्टर है वो लगभग ये चैप्टर्स कवर किए गए हैं 2022 के एग्जाम में, जिसमें आप देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एन इंट्रोडक्शन, बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल, रेशो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। इनमें से हम लगभग सभी का एमसीक्यू अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ का बाकी है। लेकिन अब क्योंकि ये 2021 का जो एग्ज़ाम पेपर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली देखने में आता है कि जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ही रहते हैं लगभग। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें आप देख रहे हैं इफ़ एसक्यू यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये पर यूनिट, इस एक्चुअल क्वांटिटी है 200 यूनिट और एक्चुअल प्राइस एपी 10 रुपये है। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फार्मूला है उसको आप ध्यान से देखिए। इसको हम एक एक करके बहुत ही बारीकी से इसको आपको दिखाएंगे। एक्चुअल प्राइस से कीजिए। तो इसके बाद 240 यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है और स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपये पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर है 200 और इसका प्राइस 10 रुपये, 200 इंटू 10, तो सीधा है ये हो गया 2400 2400 और ये हो गया 2000। तो 2400 में से 2000 को घटाएंगे तो 400 आएगा। ये जो 400 रुपये है ये फेवरेबल है। हालांकि फेवरेबल इन्होंने नहीं दिया है लिखा हुआ, लेकिन 400 का ऑप्शन दिया हुआ है 400। तो अगर यहाँ पर एडवर्स नहीं है तो ये फेवरेबल ही माना जाएगा, क्योंकि जो प्लस में वैल्यूज होती हैं उसमें माइनस जब होती है तो एडवर्स लगाया जाता है। अगर फेवरेबल होता है, प्लस में होता है, तो उसमें प्लस लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो आंसर है वो है 400। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेज है 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 52,000 और सेल्स है 57,000। यहाँ पर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52,000 और सेल्स 57,000 का है। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो अगर हमने देखें इसका तो 57,000 में से 52,000 को अगर माइनस कर देते हैं तो 5,000 रुपीज़ का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा आंसर होता है। यानी इसका जो सही जवाब है वो है ये 5,000। क्वेश्चन नंबर 3 में है टोटल कॉस्ट दिया है 60,000, फिक्स कॉस्ट है 30,000, सेल्स 1 लाख रुपए का यहाँ दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया है वो भी रुपीज में आंसर है
तो इसका मतलब रुपीज में ही आना चाहिए। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन नंबर है 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या है, यानी बेप क्या है। बेप का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब आपको पीवी रेशो भी नहीं मालूम है, फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है। अब बात करते हैं पीवी रेशो के लिए। पीवी रेशो निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब सवाल है कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, तो कंट्रीब्यूशन लाने के लिए हमें सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाना पड़ेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास दिया नहीं है, तो टोटल कॉस्ट दिया है। जो टोटल कॉस्ट होता है ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ही टोटल होता है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 30,000 का है, तो हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को घटाइए, यानी 60,000 रुपए में से 30,000 को माइनस करेंगे, तो जो यहां पर प्राप्त होगा वो 30,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब जब वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो कंट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल है 1,00,000 रुपए का, इसमें से 30,000 घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70,000 का आ जाएगा। तो जैसे ही 70,000 आएगा तो हम आराम से पीवी रेशो निकाल लेंगे। पीवी रेशो यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, यानी 70,000 इंटू 100 अपॉन 1,00,000 की सेल है इनकी, तो ये आ गया 70%। जैसे ही हमें 70% मिला पीवी रेशो तो हमारा बेप बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट हम बहुत इजी निकाल लेंगे। तो अब बेप का फार्मूला पुट करेंगे, तो फार्मूला तो आपको लिख ही रखा मैंने, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट इन्होंने दिया हुआ है 30,000 का, पीवी रेशो है 70% है, परसेंट में 70 अपॉन 100 होता है, तो 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 30,000 इंटू 100 अपॉन 70, तो ये आता है 42,857, यानी 42,857 रुपीज़। 42,857 रुपीज़ ये हमारा आंसर है। तो इसका सही जवाब है ये 42,857। इसके बाद है 5वां नंबर न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर बोला गया व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% एंड पीवी रेशो इज 60%, देन प्रॉफिट वुड बी, प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा। प्रॉफिट इक्वल टू होता है दोनों को एमएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशो अपॉन 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें दिया है 20, पीवी रेशो है 60 अपॉन 100 करेंगे तो ये 12% आएगा। इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है ए। इस वक्त आप देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम पहुंचते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो यहां पर लिखा है मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया है। इंफॉर्मेशन में 2018 यानी 2018 का यूनिट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट है, 2019 के भी यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट है। इन्हीं से ही हमें निकालना होगा वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये फार्मूला है। तो इनकी जो कॉस्ट का डिफरेंस है 1,30,000 से 1,00,000 का, तो हम 1,30,000 में से 1,00,000 को माइनस करेंगे
और यूनिट इनकी 30,000 20,000 का डिफरेंस लेंगे, 30,000 माइनस 20,000। तो ऊपर का जो डिफरेंस है वो तो 30,000 आ गया, नीचे का डिफरेंस है 10,000 का। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर हम इस यूनिट को लेंगे तो इस कॉस्ट को इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें पता चलेगा टोटल कॉस्ट हमारे पास जो दिया है वो है 1,00,000 रुपए का। ये वाली हम कॉस्टिंग करेंगे, हम दोनों से प्रूफ करेंगे फिक्स कॉस्ट एक ही जैसा आना चाहिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट बदलती नहीं है। इसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा वेरिएबल कॉस्ट और एक होगा फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए 3 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 20,000 यूनिट है, तो हम 20,000 यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 60,000 यानी 60,000। तो 1,00,000 में से 60,000 तो वेरिएबल हो गया, तो बाकी कितने बचा 40,000। ये 40,000 रुपये फिक्स होगा, तो इसका मतलब है 3 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया और 40,000 फिक्स कॉस्ट हो गया। तो 3 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है और 40,000 फिक्स कॉस्ट, यानी ये वाला आंसर सही है बी। अब ये 40,000 क्या इस यूनिट और इस कॉस्ट से भी आएगा क्या, यह चेक करने के लिए हम इस पर भी फार्मूला पुट करते हैं, जांच करते हैं। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है 30,000 यूनिट वाले का टोटल कॉस्ट ये है 1,30,000 रुपये। इसके भी दो भाग कीजिए, वेरिएबल फिक्स। इसका जो यूनिट है वो है 30,000 यूनिट, तो 30,000 इंटू 3 रुपये का रेट है वेरिएबल का, तो ये हो गया 90,000 यानी 90,000। तो 1,30,000 में से 90 घटा देंगे तो जो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बचेगा वो 40,000 बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ भी 40,000 था और यहाँ भी, यानी दोनों से हम किसी का भी टोटल कॉस्ट और यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो सेम फिक्स कॉस्ट आना चाहिए, तभी मानेंगे राइट है। तो इस प्रकार से 3 रुपये और 40,000 हमारा ये सही जवाब बी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करंट रेशो दिया है, क्विक रेशो दिया है, करंट लायबिलिटीज भी दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स है, सेल्स फ्रॉम द एबव को, मतलब यहाँ पर सेल का मतलब है यहाँ COGS से है, यहाँ पर COGS निकाला जाएगा क्योंकि स्टॉक टर्नओवर का संबंध COGS से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट रेशो, क्विक रेशो और करंट लायबिलिटी। अगर हम इस करंट लायबिलिटी की मल्टीप्लाई इस करंट रेशो में करेंगे तो करंट एसेट्स प्राप्त होगा, और क्विक रेशो में करेंगे तो क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट्स प्राप्त हो जाएगा, और करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटाएंगे स्टॉक प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करंट एसेट्स होगा करंट रेशो इनटू करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो कितना है, करंट रेशो है आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर 2.7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे करंट लायबिलिटी में जो कि 6,00,000 रुपए का है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 16, तो ये होगा 16,20,000 रुपये। अब हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट फार्मूला होगा लिक्विड रेशो इनटू करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशो यहाँ पर दिया है 1.8 इंटू 6,00,000 रुपये। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,80,000 रुपये हमारा लिक्विड एसेट्स आ गया। अब स्टॉक का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को घटाइए। तो करंट एसेट्स है 16,20,000 रुपये, लिक्विड एसेट्स है 10,80,000 रुपये। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो 5,40,000 रुपये यानी 5,40,000 का स्टॉक प्राप्त होगा। जब हमारे पास स्टॉक आ गया है तो स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला बहुत आसानी से हम पुट करेंगे। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक।
तो स्टॉक टर्नओवर तो सवाल में ही दिया है 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिखेंगे। COGS हमें नहीं पता, यही मांगा गया है। स्टॉक जो हमारे पास ये आया 5,40,000, यही हमारा एवरेज स्टॉक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जानकारी नहीं है, तो जो स्टॉक आया है वही एवरेज स्टॉक का काम करेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो COGS इक्वल टू होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,60,000 रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है सी। तो अब आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 11, 12, 13 पे मिला है। सेलिंग प्राइस है 15 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए का और फिक्स कॉस्ट है 600 रुपये प्रति वर्ष, पर एनम प्रति वर्ष। इन्होंने कहा पीवी रेशो बताइए कितना होगा। तो भाई पीवी रेशो का फार्मूला तो आपने पीछे सवाल में भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर है 13। पीवी रेशो का फार्मूला यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, यानी 15 में से 9 को घटाइए, अपॉन में 15 रुपीज़ को यानी 15 रुपये को रखिए, इंटू 100 कीजिए, तो ये हो गया 6/15 इंटू 100, तो ये हो गया 40%। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है ए, यहाँ पर 40% यहाँ प्राप्त हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सेल 20,000, पीवी रेशो 40%, फिक्स कॉस्ट 5,000, तो प्रॉफिट क्या होगा। सवाल है प्रॉफिट क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर है 15। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फार्मूला है इसका। तो हमारे पास सेल है 20,000 लिखिए, इनटू पीवी रेशो है 40% का, तो 40/100 होगा, माइनस फिक्स कॉस्ट है 5,000, 5,000 रुपये। इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो इसका अगर हम 20,000 का 40% काटेंगे तो 8,000 आएगा, इसमें से 5,000 यानी 5,000 घटा देंगे तो 3,000 रुपये का जो है यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो जवाब है वो 3,000 आएगा। इसका जो जवाब है यहाँ पर सी, सही जवाब है इसका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17 अभी न्यूमेरिकल नहीं है यहाँ पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इधर तो ख़त्म ही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेल्स बजट इज टू, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी नहीं आया है, यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 37। इफ अर्निंग प्राइस रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो जिसे हम पीई रेशो बोलते हैं वो 0.05 है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपये, मार्केट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में मार्केट प्राइस पूछा है, एमपी इक्वल टू होता है पीई रेशो इनटू ईपीएस, ये इसका फार्मूला है। तो पीई रेशो जो दिया है 0.05 दिया है और जो ईपीएस दिया है वो 8 रुपये दिया है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 पैसे इसका आंसर आएगा। तो सही जवाब इसका क्या है, तो इसका सही जवाब है ये है डी, 40 पैसा, 0.40 पैसा यानी कि 40। भाई अगर यहाँ पर परसेंट होता, अगर परसेंट में निकालना होता तो इसको हम इंटू 100 कर देते आगे तो निकल जाता, लेकिन ऐसा परसेंट वाला चक्कर नहीं है इसमें, सीधा बोला गया है कि इसका मार्केट प्राइस ये है ही ऑलरेडी पॉइंटों में, तो मार्केट प्राइस भी पॉइंटों में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 41 पे। 41 क्वेश्चन नंबर 41 की इंफॉर्मेशन में लिखा है टोटल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
और सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रेशो क्या होगा। तो हमें फार्मूले के मुताबिक जो पूछा जाए हमारा मतलब सिर्फ उसी से ही रहेगा, फालतू चीज़ों से नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रेशो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इंटू 100 अपॉन सेल। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आप देखेंगे तो यहाँ 12,000 है, यानी 12,000 इंटू 100 अपॉन सेल है यहाँ पर 80,000 यानी 80,000 का। इसे काटेंगे तो 15% आएगा। तो हमारा जवाब कौन सा है, ये है सी। इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा। हम 41 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद अगला क्वेश्चन है 42। इसमें लिखा है इफ नॉट वर्किंग कैपिटल फॉर करेंट ईयर 20,000 while it was 10,000 in the previous year, what is the change in working capital। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये करंट ईयर में ही माइनस में है। करंट ईयर में जो आ रहा है डिफरेंस नॉट वर्किंग कैपिटल का वो -20,000 है, जबकि ये प्रीवियस ईयर 10,000 था, ये माइनस में नहीं था। तो हमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर -20,000 माइनस 10,000 ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल है। तो ये माइनस का है, इसमें से हमें पिछले साल को माइनस करना, तो ये माइनस में ही 30,000 आएगा, यानी ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है 30,000 से। तो इसका जो जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर देखेंगे तो नेट लॉस है और ये नॉन कैश चार्जेज है। जब यहाँ पर बोला जाएगा कि भाई अगर नॉन कैश चार्जेज है तो हम एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है या नहीं, या फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा या नहीं, या फंड की कॉस्ट निकल के आएगी। इन्होंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 10,000 या फंड की कॉस्ट आखिर क्या निकल के आएगी या कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में एडजस्टेड P&L अकाउंट यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर बाय बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन करेंगे पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट। ना तो पिछले साल का प्रॉफिट है ना ही इस साल का प्रॉफिट है। अगर इसमें है तो वो है लॉस, वो लॉस है 30,000 का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये रहा 30,000 का। और नॉन कैश चार्जेज हम यहाँ लिखते हैं 20,000। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो हम क्रेडिट को घटा के यहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में सिर्फ ये रकम और ये रकम है। परंतु अब जब मैचिंग करने का नंबर आता है तो मिलाने का तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट है कम। तो 30,000 में से 20,000 घटाएंगे तो यहाँ पर फंड की कॉस्ट निकल के आ जाएगी 10,000। इसका मतलब है इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन तब आता है जब डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पर फंड की कॉस्ट आ जाएगी और वो है 10,000। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो है सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 44 में क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि प्रॉफिट जो है वो 3,30,000 है और डेप्रीसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेज है, डिविडेंड रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और बोलते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें एडजस्टेड P&L अकाउंट यानी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होगा और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट होता है इसमें पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, इस साल का प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। तो हमारे इन्फॉर्मेशन में पिछले साल का प्रॉफिट है ही नहीं, इस साल का प्रॉफिट है जो कि ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। नॉन कैश एक्सपेंसेज हम यहाँ लिखते हैं। तो नॉन कैश का मतलब है ऐसे खर्चे जो नगद नहीं होते, डेप्रीसिएशन कभी नगद नहीं होता। तो ये 142,500 यहाँ लिखेंगे और जो इनकम होती है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स,
ये दोनों रकम हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट के इन दोनों रकमों को घटाने के बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के यहाँ आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, यानी इसका टोटल होगा, इसका टोटल अगर देखेंगे तो ये होगा 4,72,500 रुपये। 4,72,500 में से इसको और इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 4,29,700 रुपये आएगा। ये होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन और इसका जो अमाउंट है वो है सही जवाब ए, 4,29,700 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में मशीन की कॉस्ट है, मशीन का डेप्रिसिएशन है और मशीन का सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मशीन को बेचने से। अगर हम मशीन का लॉस निकालते हैं तो मशीन का जो लॉस होता है वो होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल। तो कॉस्ट है 20,000 और 14,000 और 4,000 हम 20,000 में से माइनस करेंगे, यानी 20,000 में से 14, 4, 18,000 माइनस करेंगे तो 2,000 बचेगा, वो लॉस होगा। तो इसका जो जवाब है वो है 2,000 रुपये यानी 2,000। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, यानी सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेज है। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 10,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 15,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, यानी इन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछा है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, परंतु जो सही तरीका है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का फॉर्मेट। वैसे तो इसका तरीका है कि भाई 50,000 रुपये हमारा टोटल कैश सेल माना जाएगा। परचेज है, परचेज में हम ओपनिंग क्रेडिटर जोड़ के क्लोजिंग क्रेडिटर घटा के कैश परचेज निकाल लें तो 40, 10, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो 50,000 में से 35,000 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 में 5,000 घटा देंगे एक्सपेंसेज का तो 10,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है जो फॉर्मेट में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो हमारा फॉर्मेट चलता है प्रॉफिट इस प्रकार से। ये फॉर्मेट है इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन करा होगा तो आप देखे होंगे, वहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, यानी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का परिवर्तन। तो सबसे पहले सेल में से हम परचेज को और एक्सपेंसेज को घटा देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,000 आएगा। उसमें हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में जो परिवर्तन होता है, यानी पहले साल से अगले साल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो पहले साल तो है 10,000, अगले साल हो गया 15,000। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स जब होता है तो हम उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं यानी प्लस करते हैं। तो 5,000 और 5,000 जुड़ करके 10,000 हुआ। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000 होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 10,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, इफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी 400 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज, एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज, देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में MU भी पूछा गया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका जो फार्मूला है वो होता है SP को बाहर रखेंगे, अंदर SQ माइनस AQ करेंगे। तो SP क्या है इसमें, SP है 5 रुपये, तो 5 को बाहर रखेंगे। SQ क्या है 500 और AQ है 400, 500 माइनस 400, तो ये यहाँ पर आया माइनस करके 100 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो इसका आंसर होगा 500। ये फेवरेबल में है, इन्होंने हालांकि आंसर में 500 दिया है परंतु एडवर्स फेवरेबल नहीं कहा, लेकिन ये फेवरेबल माना जाएगा क्योंकि एडवर्स होता है तो वो माइनस का होता है, उसको हम लिख देते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। तो 51 अब हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। इस पार्ट में 50 तक रखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि 2 भागों में इस सॉल्यूशन को डालें जिससे आपको भी बोरियत महसूस ना हो।
तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया जाएगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक ज़रूर देंगे।